Hello guys, this is Gaurav and just look at this galaxy. ये है GN-Z11, अब तक खोजी गई सबसे पुरानी गैलेक्सी, जो 13.4 बिलियन साल पहले यानी कि बिग बैंग के बस 400 मिलियन साल बाद ही बनी थी, और ये आज हमसे 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। बट वेट, व्हाट? जब बिग बैंग ही अराउंड 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था, तो इस यूनिवर्स की सारी चीजें अगर लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करे, तो भी ज्यादा से ज्यादा उन्हें 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स ही दूर होना चाहिए, राइट? क्योंकि लाइट से फास्ट और कोई भी चीज ट्रैवल नहीं कर सकती। तो आखिर कैसे ये GN-Z11 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर पहुंच गया? इट्स लाइक अ पैराडॉक्स। वेल, इसके पीछे का रीजन है यूनिवर्स का एक्सपेंशन, जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज हो रहा है। बट isn't that a violation of Einstein's theory कि कोई भी चीज लाइट की स्पीड को एक्सीड नहीं कर सकती? ऊपर से हम सभी जानते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था, तब उस फोर्स की वजह से चीजें बाहर की तरफ फेंकी गई थी, इंक्लूडिंग स्पेस। लेकिन वो सारी चीजें एक दूसरे को ग्रेविटेशनली भी तो खींचती है, तो उनकी स्पीड ग्रेजुअली घटने के बजाय बढ़ती ही क्यों चली गई? आखिर क्या वजह है स्पीड के बढ़ने का? एंड हाउ फास्ट इज यूनिवर्स एग्जैक्टली एक्सपैंडिंग? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट इन टुडेस वीडियो। आज के समय हमारे पास जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, वो है द जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसकी नजर सिर्फ 13.7 लाइट ईयर्स दूर तक ही पहुंच सकती है। तो अगर ऐसा है और इसी के साथ यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रहा है, तो आने वाले कितने सालों में हमारे आसपास के गैलेक्सीज हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे? अगर कैलकुलेट करके देखा जाए, तो हमारे पास इन गैलेक्सीज पर रिसर्च करने के लिए सिर्फ कुछ मिलियन साल तक का ही समय बचा है, क्योंकि आने वाले सालों में ज्यादातर गैलेक्सीज जो हमें आज दिखाई देते हैं, वो हमारे ऑब्जर्वेबल रेडियस से बाहर चले जाएंगे, और पीछे रह जाएंगे तो सिर्फ वही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे मिल्की वे में मौजूद है, और कुछ भी नहीं। मिसाल के तौर पर हमसे महज 60 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद NGC 7513 गैलेक्सी यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से बेहद तेजी से और लगातार हमारे मिल्की वे से दूर जा रही है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है विद अ कांस्टेंट एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ 70 किलोमीटर्स पर सेकंड पर मेगा पारसेक, जिसे हबल कांस्टेंट भी कहते हैं। नाउ आई नो ये काफी टेक्निकली मैंने बात की और कुछ लोगों के लिए एकदम बाउंसर गया होगा, बट इसका मतलब बस इतना ही है कि हर मेगा पारसेक यानी कि 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स बाद हर दूर जाती हुई गैलेक्सी 70 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट होगी और तेजी से दूर जाने लगेगी। अब क्योंकि हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप सिर्फ 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही दूर देख सकता है, इस गैलेक्सी को हमारी आंखों से पूरी तरह ओझल होने में महज 13.93 मिलियन ईयर्स लगेंगे। Because acceleration is equal to velocity upon time and velocity is equal to distance upon time. यानी time square becomes distance upon acceleration. Now in this, अगर हम for a safer side distance को रखते हैं 14 बिलियन या simply 14 into 10 raised to 9 light years और acceleration को 70 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगा पारसेक या 2.215 into 10 raised to minus 12 light years पर सेकेंड रखें, तो उतना डिस्टेंस ये एक्सेलरेटिंग गैलेक्सी महज 13.93 मिलियन सालों में ही पूरा कर लेगा और हमारे ऑब्जर्वेबल रेडियस से बाहर चली जाएगी। पर इस ऑब्जर्वेबल रेडियस के बाहर की दुनिया का क्या हम कभी उस दुनिया के बारे में जान पाएंगे? क्योंकि आज इंसान के पास वो स्पेस नॉलेज है जिसे एक्सप्लोर करने के बारे में एंशिएंट टाइम्स के लोग सोच भी नहीं सकते थे। बस सिर्फ कुछ नहीं है तो वो है वक्त, जिसके चलते हम इन चीजों को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। और इसीलिए मैं लाया हूं आपके लिए कुकू FM ऐप, जहां ऑडियो बुक्स के साथ आप बिना एक्स्ट्रा टाइम के भी सिर्फ अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर अपनी आंखों को बंद करके स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स जैसी और भी जॉनरास अवेलेबल है, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन और भी बहुत कुछ, जो सब आप हिंदी लैंग्वेज जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। इंडिया के इस लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म का सपना सिंपल है, इंडियंस को वो अनगिनत टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स की नॉलेज ग्रहण करना पॉसिबल करवा पाना, और इसीलिए इनके पास 1000 घंटे से भी ज्यादा कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट की लाइब्रेरी मौजूद है। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 399 रुपीज में खरीदोगे, बट क्योंकि आप एक गेट सेट फ्लाई फैमिली के मेंबर हो और गेट सेट फ्लाई और कुकू FM ने मिलकर इंडिया में नॉलेज को बढ़ाने की पार्टनरशिप ली है, इसीलिए अगर आप हमारा कोड GetSet50 यूज करोगे तो आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा, मतलब 199 रुपीज पर ईयर में इस नॉलेज बढ़ाओ प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप। एंड दिस ट्रूली मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल मेक ऑन योरसेल्फ। So click on the link in the description and go download now, because only for first 250 users this code will be active, जिसके बाद हम उसे देख नहीं पाएंगे। अब आई नो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मिल्की वे के सामने वाली खिड़की में रहने वाली एंड्रोमेडा गैलेक्सी ज्यादा रिलेटेबल लगती है, पर फिलहाल वो हमारे मिल्की वे के पीछे लट्टू हो चुकी है एंड अराउंड 4 बिलियन सालों में हमसे टकराने वाली है, which means you try to escape, you die.
और इसीलिए मेरे को मेरे वीडियो में पनौती नहीं चाहिए रे बाबा। इससे तो अच्छा है कि हम ये समझ ले कि फिजिसिस्ट्स ने यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट आखिर निकाला कैसे। हाउ डिड दे कैलकुलेट द हबल कांस्टेंट? देखो भाई लोग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज होने वाली है, क्योंकि लिटरली आपको पता चल रहा है यूनिवर्स के स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। सो हाउ डिड दे कैलकुलेट द हबल कांस्टेंट? आज से तकरीबन 130 मिलियन साल पहले दो जोड़ियों में घूम रहे थे बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स। वो अचानक से तेजी से चक्कर काटने लगे एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स बूम, एक भारी भरकम सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ कॉल्ड द किलोनोवा। ये एक्सप्लोजन इतना विशाल था कि इसने यूनिवर्स के स्पेस टाइम फैब्रिक में ही रिपल्स या कह सकते हैं वेव्स बना दिया, कॉल्ड द ग्रेविटेशनल वेव्स। और 130 मिलियन साल बाद यानी कि 17 अगस्त 2017 को अपने इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स की वूप वाली आवाज से दुनिया को यूनिवर्स का ज्ञान दिया कि यूनिवर्स किस रेट से एक्सपैंड हो रहा है। अब ग्रेविटेशनल वेव्स की आवाज से यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट यानी कि हबल कांस्टेंट का क्या संबंध है भाई? वेल, हबल कांस्टेंट डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है, जिनकी वैल्यू निकालने के लिए ट्रेडिशनली दो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 1, कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर यानी कि CDL मेथड, जिसमें पहले तो एक नॉन ब्राइटनेस या लुमिनोसिटी वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को लिया जाता है लाइक सुपरनोवा, और फिर वो पृथ्वी से जितना ब्राइट नजर आ रहा है उसके कंपैरिजन के बेसिस पर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता था। आफ्टर दिस, जब बात आती है वेलोसिटी की, तो उसके लिए फिजिसिस्ट्स यूज करते हैं द टिपिकल रेडशिफ्ट मेथड, जिसमें उस ऑब्जेक्ट की लाइट कितनी तेज से रेड वेवलेंथ की ओर बढ़ रही है यानी रेड शिफ्ट हो रही है, इससे उसकी वेलोसिटी निकाली जाती थी। खैर, फाइनली इस मेथड से H0 यानी कि हबल कांस्टेंट कैलकुलेट करने पर वैल्यू आई अराउंड 68 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। अब जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड हम दूसरे मेथड से भी इसको कैलकुलेट करते हैं। सो जो दूसरा मेथड था हबल कांस्टेंट कैलकुलेट करने का, वो था द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मेथड, जिसमें यूनिवर्स के बिग बैंग से कुछ 400 मिलियन साल बाद के माइक्रोवेव रेडिएशन से भरे पिक्चर्स लिए जाते हैं एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, और फिर उन पिक्चर्स में मौजूद हाईली डेंस माइक्रोवेव रेडिएशंस के क्लाउड्स कितनी तेजी से एक्सपैंड या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उसे एक स्केल से नापकर डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों का पता लगाया जाता है। इस मेथड से नतीजा ये निकला कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू आई अराउंड 72 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। बट एक मेथड दिखा रहा है 68 तो दूसरा दिखा रहा है 72। बट फिर भी यार हम प्रीटी क्लोज है, बट वी डोंट नो आखिर कौन सही है कौन गलत है। और यही सवाल कई दशकों से कॉस्मोलॉजिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स को सता रहा था, और तभी अगस्त 2017 वाला किलोनोवा इंसिडेंट हुआ, जिससे लाइट की स्पीड से निकलती ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ तक आते आते कितनी फेंट हुई, इससे डिस्टेंस नापा गया, और उसी एक्सप्लोजन से निकली लाइट ने कितनी तेजी से रेड शिफ्ट दिखाया, उससे वेलोसिटी नापी गई। और फाइनली जब एक ही सोर्स से दो अलग अलग तरह की वेव्स का डेटा आया, तो दोनों ने ही वैल्यू एक ही दिखाया, दैट इज 70 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। सो ज्यादातर रिसर्चर्स अब इसे ही मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मानकर चलने लगे हैं। बट इफ द यूनिवर्स इज 14 बिलियन लाइट ईयर्स ओल्ड, तो वो एक्सपैंड होकर 92 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड कैसा हो गया भाई? वेल, इमेजिन करो कि आप एक फ्रूटी ब्रेड का लोफ बेक कर रहे हो, जिसमें द फ्रूट जेलीज आर द गैलेक्सीज एंड द ब्रेड इज स्पेस टाइम फैब्रिक। अब आप मुझे बताओ, जब ये ब्रेड लोफ बेक होगा, तब असल में उसके जेलीज एक दूसरे से दूर जाएंगे या उनके बीच का स्पेस इंक्रीज होगा? Yes, it is the space time between them which would increase. और यही तो हो रहा है यूनिवर्स में भी। It is not the galaxies that are moving apart, but it is the space between them that is increasing. और वो भी faster than the speed of light. जी हाँ, कुछ गैलेक्सीज जो आज हमें आसमान में दिखाई देती है, वो जैसे कि मैंने पहले बताया हमारी नजरों से गायब हो जाएंगी, क्योंकि वो लाइट की स्पीड से भी तेज दूर जा रही है। लाइक हाउ द ओल्डेस्ट गैलेक्सी GNZ11 वेंट, इट जस्ट डिसअपीयर्ड। GNZ11 की 13.4 बिलियन साल पुरानी लाइट तब से हमारी गैलेक्सी के साथ चल रही थी, जब मिल्की वे GNZ11 से महज 2.66 बिलियन लाइट ईयर्स ही दूर था। लेकिन जब तक ये लाइट हम तक पहुंचती, इन द मीन टाइम यूनिवर्स के स्पेस टाइम फैब्रिक के एक्सपेंशन की वजह से GNZ11 हमसे तकरीबन 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर पहुंच गया। Now, this is quite strange, क्योंकि जैसे किसी लोफ ऑफ ब्रेड का फूलना हीटिंग बंद करते ही स्लो या ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, उसी तरह बिग बैंग से निकली हीट अब जब बहुत हद तक कूल डाउन हो चुकी है, तो यूनिवर्स का भी एक्सपेंशन स्लो हो जाना चाहिए था, राइट? बट ऐसा हो नहीं रहा है। ऊपर से मैटर भी तो ग्रेविटी की मदद से एक दूसरे को पास खींचता है, सो इट शुड ऑल्सो हैव स्लोड डाउन द एक्सपेंशन इवन फर्दर। बट ऐसा भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसका एक्सपेंशन तो उल्टा कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट होते जा रहा है।
तो आखिर क्या वजह है इस एक्सपेंशन की? ज्यादातर कॉस्मोलॉजिस्ट्स ये मानते हैं कि इसके पीछे यूनिवर्स में मौजूद 68% डार्क एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन का हाथ है, जो बेसिकली एक रिपल्सिव एंटी ग्रेविटी फोर्स की तरह एक्ट करती है और मैटर पर एक तरह का आउटवर्ड प्रेशर डालती है, जिससे यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड होते जा रहा है। मच लाइक हीस्ट के द्वारा रिलीज किया गया CO2 गैस कैसे वो ब्रेड के पार्टिकल्स को बाहर की तरफ पुश करता है और ब्रेड फूलते जाता है। और देखो ये लॉजिकल भी है, क्योंकि 95% ऑफ द यूनिवर्स इज एक्चुअली डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, और एक्चुअल मैटर जिसे बेरियोनिक मैटर भी कहते हैं वो तो सिर्फ 5% ही है। बट शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि 5% में से भी 2.5% ही सारे गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और स्टार्स है। बाकी के 2.5% की तो दुनिया भर के रिसर्च लैब्स में मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज है। मतलब हमने सिर्फ 2.5% मैटर ही डिस्कवर किया है अब तक। सो क्या इन मिसिंग ऑर्डिनरी बेरियोनिक मैटर ने हमारी ऑब्जर्वेबल लिमिट के बाहर अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। हाँ, जरूर GN-Z11 जैसी कुछ पुरानी गैलेक्सीज अपने साथ कुछ अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर जरूर हमारे ऑब्जर्वेबल लिमिट के बाहर ले गई हो, पर जो ऑब्जर्वेबल रेंज में है वो भी मेजरली इसीलिए इनविजिबल है क्योंकि वो मेजर गैसेस से दूर यूनिवर्स के अंधेरे कोनों में सिंगल एटम्स और आयोन्स के रूप में मौजूद है, which makes it difficult to detect even with the most powerful instruments। और इसीलिए इस मिसिंग बेरियंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉस्मोलॉजिस्ट्स अब बेहद दूर मौजूद शाइनिंग ब्राइट सुपरमैसिव ब्लैक होल्स यानी कि क्वेसार्स की रेड शिफ्टेड लाइट और दूर दराज गैलेक्सी से फ्रीक्वेंटली आने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट्स का सहारा लेकर इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर पृथ्वी तक आते आते इन लाइट्स और रेडियो वेव्स में किसी भी तरह के फ्लक्चुएशंस आए तो इसका मतलब उन गैलेक्सीज और क्वेसार्स और हमारी पृथ्वी के बीच कुछ ऑर्डिनरी मैटर के पार्टिकल्स छुपे बैठे हैं, जो लेस डेंस होने की वजह से अब तक डिटेक्ट नहीं हुए थे। लेकिन जैसे हमने आज देखा कि ये 5% दिस एंड 95% दैट वाला जो फंडा है वो सब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB को स्टडी करके एस्टिमेट किया गया है। एंड इसी इमेज में डेंस माइक्रोवेव रीजन्स का साइज नापकर यूनिवर्स का भी एक्सपेंशन रेट कैलकुलेट किया गया है। तो व्हाट इफ यूनिवर्स एक्चुअली जितना था उतना ही है, लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, बस उसके अंदर मौजूद सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किसी पानी में घुले फूड कलर के ड्रॉप्स की तरह इक्वली हर दिशा में फैल रहे हैं, गिविंग अस द इल्यूजन दैट यूनिवर्स इटसेल्फ इज आल्सो एक्सपैंडिंग। आपकी इस पर क्या राय है फ्रेंड्स? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इससे कुछ नया सीखने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना। इफ यू आर क्यूरियस एंड यू क्रेव लर्निंग न्यू थिंग्स, अभी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके ज्ञान को रेगुलरली बढ़ाते रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।